नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं अवंतिका यादव और 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट अब हम आपको बताएंगे देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। महज 1 मिनट के भीतर फटाफट अंदाज में पूरी रिपोर्ट, पूरी खबर आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बारे में, क्योंकि मंत्री स्तरीय बैठक हुई है और इसमें दोनों पक्षों ने यूक्रेन सहित मौजूदा घटनाक्रमों पर चर्चा की है। पूरी रिपोर्ट देखिए आप। भारत और अमेरिका के बीच सोमवार को चौथी 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक हुई। इसमें दोनों पक्षों ने यूक्रेन सहित मौजूदा घटनाक्रमों पर चर्चा की और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच इस क्षेत्र में अपने सहयोग की समीक्षा की। 2+2 वार्ता में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और उनके भारतीय समकक्षों एस जयशंकर और राजनाथ सिंह ने भाग लिया। एस जयशंकर ने अपने शुरुआती संबोधन में कहा कि हमने अपने विदेश और रक्षा समकक्षों के साथ अलग अलग बैठकें की। हमें निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की डिजिटल बैठक के माध्यम से प्राप्त मार्गदर्शन से लाभ हुआ है, जिसमें हम सभी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि 2+2 वार्ता प्रारूप का उद्देश्य भारत अमेरिका साझेदारी के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को और बढ़ावा देना है। भारत अमेरिका के बीच 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका सभी देशों से रूस के साथ बड़े हथियारों का लेन देन नहीं करने की अपील कर रहा है। तो 2+2 ये वार्ता हुई है, यानी कि इसमें भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री शामिल हुए। साथ ही अपने अमेरिकी समकक्ष के साथ उन्होंने बैठक की और इस दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग और बढ़ाने पर चर्चा हुई है, बातचीत हुई है। लेकिन इस बैठक से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच भी बैठक हुई। वर्चुअल माध्यम से ये बैठक हुई और इस मीटिंग में पीएम मोदी ने जहां भारत और अमेरिका की मित्रता का जिक्र किया, तो वहीं रूस और यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र उनकी ओर से किया गया। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी ये माना कि अमेरिका और भारत दो बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से वर्चुअली बातचीत की। पीएम ने इस दौरान रूस यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने यूक्रेन में दवा और अन्य मदद भेजी है। यूक्रेन में हालात चिंताजनक हैं। पुतिन और जेलेंस्की सीधी बात करें। पीएम ने कहा कि भारत की अमेरिका के साथ मित्रता अभिन्न अंग है। बातचीत का सुझाव भी रखा। हमारी संसद में भी यूक्रेन के विषय पर बहुत विचार विस्तार से चर्चा हुई। हाल में बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की खबर बहुत ही चिंताजनक थी। बहरहाल इस वर्चुअल मीटिंग से ये दिखता है कि दोनों देश जहां आपसी मैत्री को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहीं रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी चिंतित हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच ये वर्चुअल माध्यम से मीटिंग हुई और इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध का भी जिक्र इस दौरान हुआ है। लेकिन अब बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि नेशनल असेंबली में बहुमत साबित करने के बाद अब पीएमएलएन नेता शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है और उन्हें पाकिस्तान के उपराष्ट्रपति सादिक संजरानी ने शपथ दिलवाई है। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंची नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज अपने चाचा शहबाज शरीफ के गले लगकर रो पड़ी। इमरान खान के खिलाफ पूरे देश में माहौल बनाने में मरियम नवाज ने बड़ी भूमिका निभाई। नवाज शरीफ के विदेश जाने के बाद उन्होंने पीएमएलएन की कमान बखूबी संभाली और इमरान खान की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। नेशनल असेंबली में बहुमत साबित करने के बाद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उन्हें पाकिस्तान के उपराष्ट्रपति सादिक संजरानी ने शपथ दिलवाई। इस मौके पर इमरान खान की पार्टी के सदस्यों को छोड़कर बाकी सभी सांसद उपस्थित रहे। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। इससे पहले रविवार तड़के संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली में एक अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया। अविश्वास प्रस्ताव पर यह वोटिंग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई। तो शहबाज शरीफ अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए हैं। 23वें प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। पीएम मोदी की ओर से भी उनको बधाई दी गई है। लेकिन इसके साथ ही अब आपको बता दें, अमेरिकी विशेषज्ञों का कहना है कि रूस का लंबा काफिला इज्यूम शहर की तरफ बढ़ रहा है और इसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
रूस यूक्रेन युद्ध के 47वें दिन तक रूसी सेना कीव को जीतने में नाकाम रही। इसे देखते हुए रूस ने अपनी योजना में बदलाव करते हुए पूर्वी यूक्रेन पर फोकस किया है। सोमवार को रूसी सेना का बड़ा काफिला इज्यूम शहर और नीपर नदी के आसपास देखा गया। यहाँ यूक्रेन ने आक्रामक रुख अपनाते हुए बश्तांका में रूस के क्रूज मिसाइल से भरे ट्रक पर हमला कर दिया। यूक्रेनी सेना ने लुहांस्क में रूसी हथियार डिपो को भी तबाह कर दिया। अमेरिकी विशेषज्ञों का कहना है कि रूस का लंबा काफिला इज्यूम शहर की तरफ बढ़ रहा है। इसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। अमेरिकी विशेषज्ञों को आशंका है कि रूस नीपर नदी के आसपास बड़े हमले की योजना तैयार कर चुका है। खार्किव शहर के दक्षिण पूर्व में स्थित इज्यूम शहर में अब तक यूक्रेनी सेना ने रूस को तोस 1A सॉल्सिप्योक जैसी शक्तिशाली तोपों के साथ कड़ी टक्कर दी है। लेकिन अब रूसी सेना के बड़े काफिले के यहाँ पहुँचने के बाद हालात बदल सकते हैं। तो रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध जारी है। रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है तो यूक्रेन हथियार डालने को तैयार नहीं है। ऐसे में रूस की बड़ी सेना नीपर नदी के पास पहुंच रही है, जिसके बाद हालात क्या होंगे इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। लेकिन बात करेंगे झारखंड के देवघर में हुए रोपवे हादसे के बारे में, क्योंकि इस हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर, आपको 1 मिनट के भीतर दिखाते हैं। झारखंड के देवघर में रोपवे हादसे के तीसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिया गया है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और लोकल पुलिस की मदद से तीसरे दिन का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। ऑपरेशन में 3 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से पूरे ऑपरेशन की रेकी की जा रही है। कई फंसे लोगों को सेना के हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकाला गया है, तो वहीं अभी भी कई पर्यटक ट्रॉलियों में फंसे हैं। निकाले गए सभी पर्यटकों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। 40 घंटे से ज्यादा देर तक हवा में लटके होने से कई लोग बीमार हो चुके हैं। फंसे हुए लोगों में सेना का एक जवान भी है जो रस्सी के सहारे एक ट्रॉली में पहुंचा और वहां मौजूद एक व्यक्ति को रस्सी के सहारे हेलीकॉप्टर में भेजा। उसके बाद अंधेरा होने की वजह से ऑपरेशन को स्थगित कर दिया गया। मंगलवार को मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे पहाड़ों का कोहरा हट गया। बताया जा रहा है कि जमीन से लगभग 500 मीटर ऊपर ये ट्रॉलियां हवा में लटक रही हैं। झारखंड के पर्यटन सचिव और देवघर DCSP के साथ जिला प्रशासन के कई पदाधिकारी रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। तो झारखंड के देवघर में यह हादसा हुआ, जिसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। SDRF, NDRF और साथ ही सेना की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है और जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको लगातार बाहर निकालने की कोशिश है। ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसके बाद सभी की नजर इस हादसे पर बनी हुई है। लेकिन अब बात करेंगे पंजाब के चंडीगढ़ से चंडीगढ़ पहुंची अखंड भारत यात्रा को CM मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाई है। इस दौरान CM ने लड़कियों को सम्मानित भी किया और कहा कि यात्रा में समाज को जागरूकता का संदेश दिया जाता है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अखंड भारत यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। पंजाब से इस यात्रा की शुरुआत हुई जो चंडीगढ़ पहुंची। इस दौरान CM मनोहर लाल ने इस यात्रा की औपचारिक शुरुआत साल 2013 से लगातार चल रही इस यात्रा का ये 10वां दल है। यात्रा में समाज को जागरूकता का संदेश दिया जाता है और हर बार इसका अलग थीम होता है। इस बार ये यात्रा एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश देगी। अखंड भारत संदेश यात्रा में 131 लड़कियां शामिल हैं। इस दौरान CM मनोहर लाल ने लड़कियों को सम्मानित भी किया, साथ ही यात्रा के लिए 5 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया। इंडियन मीडिया सेंटर की ओर से और ये यात्रा इस बार ही नहीं तो बल्कि लगातार 2013 से ये यात्रा चल रही है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये 10वां एक प्रकार का यात्रा का ये दल है जो सारे देश भर में यात्रा करने वाला है। बहरहाल इस यात्रा का समापन 18 अप्रैल को सोनीपत में होगा। सोमवार को पंजाब की सरहंद से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। तो यात्रा की शुरुआत की गई है, जिसका मकसद है एक संदेश पहुंचाना और ऐसे में आजादी के अमृत महोत्सव पर इस बार इस यात्रा की शुरुआत की गई है, जिसे हरी झंडी मुख्यमंत्री की ओर से दिखाई गई है। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और आजादी का अमृत महोत्सव के तहत गठित राज्य स्तरीय कमेटी की समीक्षा बैठक हुई। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बैठक की अध्यक्षता की और संजीव कौशल ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों और सभी जिलों के उपायुक्तों को इस दौरान खास दिशा निर्देश भी दिए। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत गठित राज्य स्तरीय कमेटी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर और मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से आगामी 24 अप्रैल को पानीपत में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 420 सालाना महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश की आजादी के लिए सिख समाज से जुड़ी आजादी की गाथाओं का वर्णन प्रदर्शनी के माध्यम से होना है। साथ ही हरियाणा में सिख समाज का आजादी दिलाने में क्या भूमिका रही उसका भी वर्णन इस कार्यक्रम में प्रदर्शनी के माध्यम से होगा। बैठक में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत मनाए जाने वाले कार्यक्रम लोगों के लिए हों और ये कार्यक्रम उनके घर द्वार तक पहुंचे। तो आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और ऐसे में भी हरियाणा में भी कई कार्यक्रम हैं जो आयोजित किए जा रहे हैं। इसी को लेकर खास दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। पंजाब चुनाव के लिए गठित किए संयुक्त समाज मोर्चा को एक और झटका लगा है। 16 किसान संगठनों ने संयुक्त समाज मोर्चा को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। पंजाब विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद संयुक्त समाज मोर्चा को एक और बड़ा झटका लगा है। 16 किसान संगठनों ने बलवीर सिंह राजेवाल की अगुवाई वाले संयुक्त समाज मोर्चा को छोड़ने का ऐलान कर दिया। इन किसान संगठनों का कहना है कि वो अब राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून के लिए लड़ाई लड़ेंगे। किसान नेता मंजीत सिंह राय की अगुवाई में 16 किसान संगठनों की एक और मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग के बाद इन किसान संगठनों ने ऐलान किया कि वो अब संयुक्त समाज मोर्चा का हिस्सा नहीं बने रहेंगे। राजनीति से अलग होने के बाद इन किसान संगठनों की अब संयुक्त किसान मोर्चा में वापसी हो सकती है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन खत्म होने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल रहे 22 किसान संगठनों ने राजनीति में आने का फैसला लिया था। बलवीर सिंह राजेवाल की अगुवाई में संयुक्त समाज मोर्चा को करारी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि 22 में से 13 किसान संगठनों ने पहले ही चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया था। अब इन किसान संगठनों की ओर से राजनीति को अलविदा कह दिया गया है। देखने वाली बात होगी कि क्या इनकी संयुक्त किसान मोर्चा में वापसी होती है या नहीं। तो पंजाब चुनाव से पहले गठित हुई संयुक्त समाज मोर्चा को बड़ा झटका लगा है। 16 किसान संगठनों ने अब इस मोर्चा को छोड़ने का बड़ा ऐलान कर दिया है। अब बात करेंगे ऊना की। ऊना में हुई मासूम बच्ची की हत्या के मुद्दे पर अब सीएम जयराम ठाकुर ने भी अपनी बात कही है। सीएम का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। ऊना की मासूम बच्ची की हत्या का मुद्दा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तक पहुंच गया है। मामले में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि इस तरह का अपराध करने से पहले आरोपी 100 बार सोचे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, घटना बहुत ही दर्दनाक है और मामले में डीजीपी को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द घटना की जाँच पूरी करें। आपको बता दें, मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी की जाए, इसे लेकर भी कानूनी प्रक्रिया को देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मासूम बच्ची के पिता से बात की है और अपनी संवेदनाएं परिवार को जताई हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने ऊना के लोगों से धैर्य बनाए रखने की भी अपील की है। ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि इस तरह की घटना को कोई अंजाम दे सकता है। डीजीपी खुद वहां पर मौके पर भी जाकर के आए हैं। आरोपी है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की दृष्टि से हमने आदेश दिए हैं। तो ऊना में मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई। इस मामले में आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही सीएम की ओर से भी साफ कह दिया गया है कि दोषी जो भी हो उनको बख्शा नहीं जाएंगे। बात करेंगे अब हिमाचल के ऊर्जा मंत्री की, जिन्होंने सुखराम चौधरी ने पांवटा साहिब में लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही काफी समस्याओं का निपटारा किया है। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पांवटा साहिब में हिमाचल के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने क्षेत्र की 11 पंचायतों के लोगों की समस्याएं सुनी। यहां पहुंचने पर ऊर्जा मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्षेत्र को जो सौगातें दी हैं, उसके लिए वो तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। इसके साथ ही ऊर्जा मंत्री ने बताया कि आने वाले कल में प्रदेश के जल मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह पांवटा साहिब के 1 दिवसीय प्रवास पर होंगे। उन्होंने लोगों से अपील की ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जल शक्ति मंत्री के कार्यक्रम में पहुंचे। सभी कार्यकर्ताओं ने धन्यवाद किया जो सौगातें पांवटा विधानसभा क्षेत्र को आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने दी है। चाहे सब कुछ राजपुरा हो, 20 बेड से 50 बेड का हॉस्पिटल हो और 4 स्कूलों की अपग्रेडेशन हो, आदर्श विद्यालय खोलने की बात की हो
ये सारी बातें जो है आदरणीय मुख्यमंत्री मोदी जी का धन्यवाद आज वर्ष के लोगों ने किया है। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनका मौके पर ही निपटारा किया। साथ ही बची हुई समस्याओं को कुछ दिनों में निपटाने की बात भी कही। प्रेम वर्मा, पाउंटा साहिब, खबरें अभी तक। तो पाउंटा साहिब पहुंचे ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी की ओर से लोगों की समस्याएं सुनी गई। इस दौरान जो समस्याएं उनके सामने आई उनमें से कई समस्याओं का मौके पर ही निपटान किया गया, तो वहीं जो समस्याएं बाकी रही उनके बहुत जल्द निपटारा करने का आश्वासन भी उनकी ओर से दिया गया है। लेकिन अब खबर फरीदाबाद से है। हरियाणा के फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि SIA की ओर से फरीदाबाद के शिव दुर्गा विहार में एक वकील के घर पर छापेमारी की गई और आगे की जांच के लिए फोन, सिम और कुछ दस्तावेज और लैपटॉप को सील बंद कर यहां से ले जाया गया है। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA फरीदाबाद पहुंची और शिव दुर्गा विहार में एक वकील के घर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान घर से मोबाइल फोन, लैपटॉप बरामद कर टीम वापस चली गई। इस छापेमारी में आसपास के लोगों को भी घर के अंदर रहने के लिए बोला गया। हालांकि कुछ देर बाद उन्हें बाहर निकलने की छूट दे दी गई। जम्मू कश्मीर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से हरियाणा के शिव दुर्गा विहार में एडवोकेट मोइनुद्दीन अंसारी के यहाँ की गई छानबीन को लेकर सूरजकुंड थाना SHO सोहनपाल ने बताया कि यहाँ की लोकल पुलिस से SIA ने संपर्क किया था। हालांकि किसी की गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है, लेकिन आगे की जांच के लिए फोन, सिम, कुछ दस्तावेज और लैपटॉप को सील बंद कर यहाँ से ले जाया गया है। जम्मू कश्मीर से एक टीम आई थी इन्वेस्टिगेशन के लिए, केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए, और उन्होंने हमारे से पुलिस हेल्प ली थी। शिव दुर्गा विहार में एक मोइनुद्दीन नाम का व्यक्ति रहता है, उसके घर पे उन्होंने जाकर के अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी की थी। तो जम्मू कश्मीर स्टेट विजिलेंस टीम की ओर से छापेमारी की गई और इस दौरान सीलबंद लिफाफे में लैपटॉप, सिम आदि चीजें लेकर गई है, जिसमें आगे की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन अब खबर आपको बता दें, लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के बाद अब सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और बढ़ते दामों में सब्जी मंडी में भी अब मंदी आ गई है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो ऐसे में अब सब्जियों पर भी इसका असर दिखना शुरू हो गया है। बात सिरसा की करें तो यहाँ सब्जियों के दामों में 3 से 5 गुना तक की बढ़ोतरी हो गई है। सबसे पहले बात नींबू की करें तो आज के दिन 250 से लेकर 300 रुपए प्रति किलो के हिसाब से नींबू बिक रहा है। तो वहीं तोरी 80 रुपए किलो, भिंडी 80 रुपए किलो, कद्दू 40 रुपए किलो, पेठा 20 से 25 रुपए किलो, मटर के भाव भी 80 रुपए प्रति किलो हैं। टमाटर के भाव 40 से 50 रुपए प्रति किलो हैं। महंगाई होने के कारण ग्राहक भी पहले के मुकाबले सब्जियां कम ही खरीद रहे हैं। सब्जियां महंगी होने के कारण न सिर्फ ग्राहक परेशान दिखाई दे रहे हैं, बल्कि सब्जी विक्रेता भी परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि सब्जी मंडी में ग्राहक पहले के मुकाबले कम दिखाई दे रहे हैं। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि सब्जी महंगी होने के कारण ग्राहक सब्जी कम ही खरीद रहे हैं। तो महंगाई लगातार बढ़ रही है और ऐसे में सब्जियों के भाव भी आसमान छूते जा रहे हैं। इससे न सिर्फ सब्जी खरीदने वाले लोग परेशान हैं, आमजन परेशान है, बल्कि सब्जी विक्रेता भी परेशान है, क्योंकि ग्राहकों की संख्या अब कम होने लगी है। इसी के साथ खबर अब फरीदाबाद से है। फरीदाबाद में खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने नकली प्रोडक्ट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और पकड़े गए उत्पाद की कीमत करीब 20 लाख रुपए है। पूरा माजरा क्या है, इस रिपोर्ट में देखें। फरीदाबाद के सेक्टर 62 में नामी कंपनी का अवैध तौर पर नकली उत्पादन का खाद्य एवं औषधि विभाग और क्राइम ब्रांच ने भंडाफोड़ किया है। टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि एक मकान में फरीदाबाद में बिना लाइसेंस कॉस्मेटिक बनाने की फैक्ट्री चल रही है। विभाग के आयुक्त बजीर सिंह गोयत ने एक टीम का गठन किया। टीम ने क्राइम ब्रांच को साथ लेकर मौके पर दबिश दी और तलाशी के दौरान पाया कि नामी कंपनी के नाम से नकली उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि FDA टीम ने मौके पर पुलिस को बुलाया और बाद में नामी कंपनी के प्रतिनिधि को बुलाया। 1934 में लैक्मी के फर्जी प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं, 16 प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, उनको सभी को सील किया। बरामद किए गए उत्पादों की कीमत लगभग 20 लाख रुपए और जो खाली बोतलें, ट्यूब्स, लेबल्स बरामद किए हैं उनकी मदद से 30 लाख रुपए की नकली कॉस्मेटिक उत्पाद बनाए जा सकते हैं। विभाग ने सैंपल को जांच के लिए भेजा है और बरामद माल की कोर्ट से कस्टडी ली जाएगी।
तो फरीदाबाद में एक नामी कंपनी के नकली प्रोडक्ट बनाए जा रहे थे। दबिश देकर पुलिस ने मौके पर कार्रवाई की है, छापेमारी की। 20 लाख के उत्पाद के सामान बरामद हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ जो प्रोडक्ट बरामद हुए हैं या जो मटेरियल बरामद हुआ है वो 30 लाख की कीमत उसकी भी और बताई जा रही है। लेकिन इसी बीच अब खबर करनाल से है। करनाल में सोंकड़ा गांव के पास एक हादसा हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और आखिर ये हादसा कैसे हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए 1 मिनट में। करनाल के सोंकड़ा गांव में एक बाइक हादसे का शिकार हो गई। बाइक पर एक पुरुष और 2 महिलाएं सफर कर रही थीं। बाइक सोंकड़ा गांव से तरावड़ी की तरफ जा रही थी। हादसे की जगह एक ट्रॉली पंचर होने के कारण खड़ी थी। बताया जा रहा है कि सामने से गाड़ी आ रही थी और जगह कम होने के कारण बाइक और गाड़ी में आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार एक महिला और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई। डेड बॉडी पड़ी थी यहाँ पे लेडीज की, हमारे गांव की है वो किसी काम से तरावड़ी जा रहे थे। अचानक उसकी गाड़ी से गिरे, ट्राली पंचर हुई है जी, उसकी चपेट में आने ये हुआ है। ये किस किस की टक्कर हुई है? ये गाड़ी की कह रहे, गाड़ी की और बाइक की ये बड़ी बाइक भी। तो कितने लोगों की डेथ हो गई है? अभी तो फिलहाल 2 के कह रहे। हादसे के बाद गाड़ी सवार मौके से फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार होकर परिवार दिहाड़ी के लिए जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और आगे की जांच की जा रही है। तो करनाल के सोंकड़ा गांव के पास ये हादसा हुआ और यहाँ पर 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। लेकिन अब खबर रोहतक जिले से है। रोहतक की खेड़ी साद गांव में नौनंद रोड पर एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रोहतक के खेड़ी साद गांव के ग्रामीण जब सुबह सैर पर निकले तो उन्होंने देखा कि नौनंद रोड पर मंदिर के पीछे एक युवक का शव पड़ा है। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। साथ ही एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची। मृतक के पास से एक डायरी भी मिली जिसमें जींद जिले के करेला गांव का रहने वाला विक्की लिखा हुआ था। सूचना मिली थी भाई ये आदमी यहाँ मर पड़ा है। इस सूचना पर हम आए हैं, देखा है, इनकी घरवालों से आप कांटेक्ट कर रहे हैं। कांटेक्ट हो गया तो उनको बुलाकर शिनाख्त हो जाएगी। नाम तो एक डायरी में है विक्की है, अभी तो पूरा नाम ये पूरा भी तो कुछ नहीं कह सकते कैसे हुई कैसे नहीं, वो बाद में पता चलेगा कैसे, और पोस्टमार्टम के बाद में पता चलेगा कैसे मौत हुई है। फिलहाल पुलिस करेला गांव में संपर्क कर रही है। परिजनों के आने के बाद उनके बयान दर्ज किए जाएंगे और उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दिनेश कौशिक, रोहतक, खबरें अभी तक। तो रोहतक से ये मामला सामने आया है जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस और एफएसएल की टीम इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और इसी के साथ 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। महज 1 मिनट के भीतर पूरी रिपोर्ट आपको दिखाई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।